हेलो बच्चों, कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारा अतीत के प्रथम अध्याय हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम आपके इस अध्याय के एक छोटे से अंश पर चर्चा करेंगे और बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम मुख्य विषय पर आए, कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कुछ विचारणीय प्रश्न आपके सामने रखते हैं, जैसे हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा स्थान पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। किसी नई जगह पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग कर आसानी से अपनी जगह पहुंच जाते हैं। आशा है आपने प्रश्नों के उत्तर में मानचित्र को सोचा होगा। अब हम विचार करते हैं कि मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र क्यों बनाए जाते हैं और मानचित्र बनने कब से शुरू हुए। हम मानचित्र का शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले अध्याय में हम इसी मानचित्र विषय पर जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, दुनिया के में मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया। तो सबसे पहला मानचित्र जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानियों के द्वारा बनाया गया था। एनेक्सिमेंडर को इसका श्रेय जाता है। इन्होंने पृथ्वी को सबसे पहले बेलनाकार रूप में दर्शाया था। इरेटोस्थनीज ने 300 ईसा पूर्व जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो उस दौरान ये इसके साथ आया। तो सिकंदर के द्वारा पहली बार इसको आदेश दिया गया भारत का मानचित्र बनाने के लिए। तो इसने भारत का मानचित्र बनाया उस समय। टॉलमी जो भारत का मानचित्र बनाया, जिस टॉलमी ने, वो बहुत बड़ा भूगोलवेत्ता और बहुत बड़ा मानचित्रकार था। विलियम लैप्टन ने भारत का नक्शा तैयार किया था। तो मानचित्रकार कहते किसे हैं? वे व्यक्ति जो मानचित्रों का या नक्शे का निर्माण करते हैं, उन्हें मानचित्र कहते हैं। और भूगोलवेत्ता जो भूगोल विषय का अध्ययन कर सर्वेक्षण करते हैं, उन्हें भूगोलवेत्ता कहते हैं। क्यों हम मानचित्र का अध्ययन कर रहे हैं और इतिहास में क्या मानचित्र का महत्व है? बिना मानचित्र के हम किसी भी देश के वास्तविक इतिहास को समझने में असमर्थ होते हैं। इसलिए इतिहास में मानचित्र का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। भारत में भी मानचित्र का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन मानचित्र बने हुए प्राचीन काल के यहाँ पर बहुत कम दिखाई देते हैं। जो सबसे पहला पृथ्वी का मानचित्र हमें दिखाई देता है, वो महाभारत के जो रचयिता थे वेद व्यास, उनके द्वारा एक श्लोक में वर्णित शब्दों के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के लोगों को पृथ्वी के भूगोल के बारे में या पृथ्वी की स्थिति के बारे में जानकारी थी। उनके द्वारा जो एक महाभारत के प्रसिद्ध जो पात्र थे संजय, उनको जब दिव्य दृष्टि प्रदान की गई, तो उन्होंने अपने एक श्लोक में जो है पृथ्वी का वर्णन इस प्रकार किया। और उसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार यह द्वीप यानी पृथ्वी चंद्रमंडल में दिखाई देती है। इसके 2 अंशों में पीपल और 2 अंशों में महान शस्त्र यानी खरगोश दिखाई देता है। और उसी नक्शे, उसी श्लोक को आधार मानकर 11वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध जो विद्वान थे भारत के, रामानुजाचार्य, उन्होंने इस जो श्लोक था उसको मानचित्र में उकेरने की कोशिश करी। तो कुछ इस तरह से जो है ये मानचित्र उस समय दिखाई दिया। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें शशकह का वर्णन उनका 2 पीपल के पत्तों के समान। तो इस तरह से उन्होंने इसको उकेरा। अगर हम ग्लोब में इसको अवतरित करें तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है ये। और आधुनिक ग्लोब से यदि हम इस चित्र की तुलना करें तो काफी कुछ समानता दिखाई देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में भी मानचित्र की कला बहुत ज्यादा पुरानी थी। भले ही उस समय शब्दों के रूप में मानचित्रों को दिखाया गया था, लेकिन बाद में मानचित्र के रूप में इसको उकेरने की कोशिश करी गई। विश्व के मानचित्रों में भी परिवर्तन आए हैं लगातार। जिस समय पहला मानचित्र बना और आज का मानचित्र, तो काफी कुछ प्रगति हमें मानचित्रों में दिखाई देती है। अब इन मानचित्रों में किन किन चीजों को मुख्य रूप से दर्शाया जाता है?
और इन मानचित्रों में दिशाएं कैसे दर्शाई जाती, कैसे पता चलता है कि कौन सा भाग पृथ्वी के उत्तर में है, कौन सा भाग पृथ्वी के दक्षिण में है ना। और इन दिशाओं की जानकारी देने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मानचित्रों में जो दिशाएं प्रदर्शित की जाती हैं वो मुख्यतः इस तरह से प्रदर्शित की जाती हैं कि मानचित्र के ऊपरी हिस्से को उत्तरी दिशा माना जाता है और निचली दिशा को दक्षिणी दिशा, इधर आपका पूर्व और इधर पश्चिम दिशा। इस तरह से मानचित्र के बीच में यदि आप इसको रखेंगे तो आपको जो ऊपर के क्षेत्र है वो उत्तरी दिशा की तरफ माने जाएंगे और इधर को दक्षिणी दिशा के क्षेत्र, पूर्व दिशा के और पश्चिम दिशा के। और इन दिशाओं के निर्धारण में कंपास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ में कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था, चूंकि समुद्री यात्रा उस समय एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी, तो ये कंपास नहीं होने की दिशा में क्या होता था, जो समुद्री नाविक थे वो समुद्री नाविक क्या होते थे, दिशाओं में भटक जाते थे। तो जब कंपास का आविष्कार हुआ तो इस कंपास के आविष्कार ने समुद्री यात्राओं को और अधिक आसान और सहज बना दिया। तो उस समय चूंकि समुद्री यात्रा ही एक मुख्य या समुद्री मार्ग ही मुख्य एक मार्ग था विश्व के विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने में। और उसके बाद दूसरा जो प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था समुद्री यात्राओं में वो था मानचित्र। अब आपकी पुस्तक में जो है अल इदरीसी का वर्णन किया गया है। अल इदरीसी जो है, इनका पूरा नाम मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल इदरीसी था और ये एक बहुत प्रसिद्ध भूगोलविद था अरब के, और ये मानचित्रकार थे, अरब के थे ये राजा रोजर द्वितीय के दरबार में सिसिली में ये रहते थे और ये नाविक भी थे और यात्री भी थे। उस समय समुद्र यात्रा इन्होंने की। तो रोजर द्वितीय ने इनसे कहा कि आप क्या है अपनी यात्राओं को एक चित्र के रूप में या एक मानचित्र के रूप में दर्शाइए और इनको प्रोत्साहन दिया। तो उन्हीं के प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप इन्होंने 70 से ज्यादा नक्शे तैयार किए एटलस के रूप में, जो कि हमारे सम्मुख ये हैं। और 1154 में जो इन्होंने एक मानचित्र बनाया वो समुद्री मार्ग को दर्शाता हुआ मानचित्र था। और उस मानचित्र की सबसे बड़ी विशेषता अगर हम देखें वर्तमान में तुलना करें तो उसमें मानचित्र में जो वर्तमान के मानचित्र में उत्तरी दिशा में जो प्रांत है वो उन्होंने दक्षिणी दिशा में दिखाए हैं और जो दक्षिणी दिशा के प्रांत है वो कहाँ दिखाए हैं, उत्तरी दिशा में। और सबसे बड़ी बात है कि उनके द्वारा बनाए हुए मानचित्रों का प्रयोग ही उस समय वास्को डी गामा या कोलंबस के द्वारा किया गया था। इस तरह से अल इदरीसी का बनाया हुआ मानचित्र ये हमने गूगल मैप की सहायता से आपके सामने रखा है। आपकी किताब में 2 तरह के मानचित्र दिखाए गए हैं। देखिए, पहली इमेजेस जो है अल इदरीसी द्वारा बनाई गई है जो 1154 में है और दूसरी जो 600 वर्ष के बाद 1720 में फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा बनाई गई है। इन दोनों अगर नक्शों को हम अध्ययन करेंगे तो दोनों नक्शों में मुख्य अंतर दिशाओं का अंतर जाता है। इसमें जो है दक्षिणी दिशा श्रीलंका को भारत की उत्तरी दिशा की तरफ दर्शाया गया है और 600 साल के बाद जो नक्शा बनाया गया फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा उसमें जो है श्रीलंका भारत की दक्षिणी दिशा में दर्शाया गया है। तो इस तरह से मानचित्र में दिशाओं के अंकन की भी परंपराएं बदली हैं। इसका मतलब ये लगता है कि प्राचीन काल में जो नक्शे दर्शाए गए उनमें दिशाओं का अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है, लेकिन बाद में जो है नक्शों को अलग तरह से दिशाओं को एक निश्चित रूप से दर्शाने का प्रयास किया गया। सबसे पहले जो है 1402 में पहली बार ऐसा मानचित्र बना जिसमें कि उत्तरी दिशा को शीर्ष में दर्शाया गया है। अब नक्शे में उत्तरी दिशा को ऊपर ही क्यों दर्शाया जाता है, इस पर भी कई सारे सवाल उठते हैं। और 1973 में नासा के लिए एक अंतरिक्ष यात्री ने जब आसमान से धरती की तस्वीर ली तो ताजुब की बात यह है कि उसमें भी जो है दक्षिण दिशा ऊपर की तरफ आई, लेकिन बाद में उसको संशोधित कर दिया गया कि कहीं कुछ गलत संदेश ना जाए। लेकिन उस समय जो विभिन्न देश थे उन्होंने अलग अलग दिशा को महत्व दिया था। जैसे चीन की बात करें तो उत्तर दिशा को महत्व इसलिए देते थे क्योंकि उनका राजा उत्तर दिशा की तरफ रहता था। अरब लोग दक्षिण दिशा को इसलिए महत्व देते थे कि उनका दक्षिण की तरफ को मक्का मदीना की तरफ को देखते थे। इस तरह से यदि हम
यूरोप को देखें तो पूर्व दिशा को ज्यादा महत्व देते थे, यानी कि अलग अलग तरीके से नक्शे में दिशाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया। लेकिन बाद में एक मानक निर्धारित किया गया और उस मानक के अनुसार जो है उत्तर मानचित्र के ऊपर की तरफ को उत्तर, नीचे की तरफ को दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं को निर्धारित किया गया है। अब ये मानचित्र को जानना हमारे लिए क्यों उपयोगी है? इतिहास के विद्यार्थी के अलावा अन्य सभी को मानचित्रों का ज्ञान होना क्यों जरूरी है, इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। और इतिहास जानने के लिए तो मानचित्रों को जानना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अलग अलग समय का अगर हम मानचित्र देखें, अगर हम भारत के ही मानचित्र को लें तो प्राचीन काल से लेकर आज तक के मानचित्र यदि आप एक एक साल के भी उठाते हैं, अलग अलग राजाओं के समय के मानचित्र उठाते हैं, तो आपको अलग अलग राजाओं ने जहां जहां पर उन्होंने अपनी सीमाएं विस्तारित की उस हिसाब से अपने नक्शे का निर्माण किया या उस हिसाब से उनके नक्शे बनते हैं। ठीक है, तो मानचित्र जो है पूरे विश्व से लेकर छोटे छोटे स्थान की भौगोलिक जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसी अज्ञात स्थान में जाने के लिए बहुत ज्यादा मार्गदर्शक और दिग्दर्शक का काम करता है। जल, थल और वायु मार्ग में यात्रा करने के दौरान मानचित्र हमें मार्ग की जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी नगर या गांव की भावी विकास योजनाओं को बनाने के लिए भी आज मानचित्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। सेना की विभिन्न गतिविधियों के लिए, सेना के विभिन्न मिशंस के लिए भी मानचित्र बहुत ज्यादा उपयोगी है। भूमि के स्वामित्व के लिए, कर निर्धारण के लिए भी सरकार मानचित्र पर निर्भर करती है। इसके अलावा पुलिस अपराधों का पता लगाने के लिए भी मानचित्र का पता करती है। आपदा के लिए भी मानचित्र का बहुत ज्यादा महत्व वर्तमान समय में है। आपने देखा होगा कि विभिन्न सारे मिशंस को कंप्लीट करने के लिए, सैन्य कार्यवाही को कंप्लीट करने के लिए आज मानचित्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब देखिए, प्राचीन काल से लेकर आज तक मानचित्रों में के अंकना में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है और मानचित्रीकरण में भी बहुत ज्यादा अंतर आया है। प्राचीन समय में देखो, जो बेबीलोनिया में मिले हैं मानचित्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, वो मिट्टी पर की पट्टियों में अंकित मानचित्र मिले हैं। बाद में लकड़ी की पट्टियों में मानचित्र अंकित होने लगे। कपड़ों पर भी मानचित्रों का अंकन हुआ। कॉपर की प्लेट में भी मानचित्रों का अंकन शुरू हुआ। धीरे धीरे जब कागज का आविष्कार हुआ, छापे खाने का आविष्कार हुआ, तो मानचित्र में परिवर्तन आया। ग्लोब में भी बनने लगा मानचित्र। कंप्यूटर में वर्तमान में मानचित्र बनने लगा है। GIS टेक्निक जो है वो मानचित्र में बहुत ज्यादा उपयोगी तकनीक है आज के युग में। सैटेलाइट के थ्रू आजकल मानचित्र जो है बनाए जा रहे हैं। गूगल मैप तो आपकी मोबाइल में हर समय आपको विभिन्न स्थानों की जानकारी प्रदान करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतिहास में मानचित्र का विज्ञान या मानचित्र की अंकना का विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्राचीन काल से लेकर आज तक विश्व के मानचित्रों में विभिन्न तरह के परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। तो आप भी अपने एक क्षेत्र का मानचित्र बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आप किस तरह से अपने क्षेत्र को मानचित्र में अंकित कर पाते हैं। धन्यवाद।